जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। आज सेट को लाने में थोड़ा समय में विलम्ब हो गई, इसके लिए सॉरी। लाइट नहीं था, तो चलिए मैं आज इस सेट में 40 क्वेश्चन का डिस्कशन कराने जा रहा हूं, जो कि आपके 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अभी तक मैंने इसमें 102 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट वीडियो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो को देख लें, और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं और वहां पर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहां से आप जरूर ज्वाइन करें। और बिहार सचिवालय सहायक का भी टेस्ट सीरीज दोपहर 12 बजे चलता है, उसमें भी आपको अभी तक मैंने 37 वीडियो अपलोड कर दिया है, और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट उस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप जुड़ जाएं। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको अच्छा लगता होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि आप सेट को बनाएं और उसका डिस्कशन करें। किस पर्सन में आपकी सबसे ज़्यादा गलती होता है उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा जब आप करने लगेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसलिए सेट इसीलिए बनाया जाता है। सेट में आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, और उसमें आपको देखना है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है। जो क्वेश्चन आपकी गलत होती है उस पर्सन पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आपके वो पर्सन अच्छा हो जाएगा और स्कोर भी आपके काफ़ी अच्छा होने लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ इस बात को आप फॉलो करते होंगे, और डिस्कशन में जो भी बात आपको बताया जाता है अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें, और एग्जाम के समय आप रिवीजन करके एग्जाम देने जाए। आपकी एग्जाम काफ़ी अच्छी होगा और रिजल्ट 100% होगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए मधुबाला, ऑप्शन बी मीना कुमारी, ऑप्शन सी नरगिस दत्त और ऑप्शन डी देवकी रानी। तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की प्रथम अभिनेत्री महिला आपको नरगिस दत्त थी। राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात कहा गया है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात कहा गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में कही गई है, और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति दूसरी महिला बनी है जो दूसरी बार, और प्रथम दलित महिला आपको द्रौपदी मुर्मू बनी है 15वीं राष्ट्रपति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव की बात कर रहा है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी BS रामा देवी, ऑप्शन सी अमृता कौर और ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। तो राज्यसभा की पहली महिला आपको ऑप्शन बी BS रामा देवी थी। सरोजिनी नायडू की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल प्रथम थी, और सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता, वहां पे अभिनेत्री पूछा गया था और यहाँ पे अभिनेता के नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए देवानंद, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। तो राज्यसभा के नामित प्रथम अभिनेता की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। दादा साहेब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए 325, ऑप्शन बी 445 और ऑप्शन डी 350 और ऑप्शन डी होगा 452। तो जो यहाँ से 452 दिया गया है, तो अब लोकसभा में अधिकतम 550 सीटों हो सकते हैं, जिस पे 543 पर चुनाव होगा और 7 अन्य होंगे। तो 552 नहीं, अब 550 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 250 और ऑप्शन डी 252। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या आपको ऑप्शन सी 250 हो सकती है। वही विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम आपको 40 हो सकती है। और अपवाद में आपको सिक्किम में सबसे ज़्यादा कम है, जो कि 32 सीट वहाँ पे है विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 6,
लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी मीरा कुमारी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज और ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको ऑप्शन बी मीरा कुमार बनी थी। और दूसरी बार सुमित्रा महाजन भी लोकसभा की महिला अध्यक्ष बनी है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, जो कि राजस्थान के कोटा से वो सांसद भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोमोटेड स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोमोटेड स्पीकर की नियुक्ति। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो प्रोमोटेड स्पीकर की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कुछ दिनों के लिए। प्रोमोटेड स्पीकर मंत्रियों की नियुक्ति कराता है और उसका शपथ दिलाता है, उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात है, और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष की बात है, और उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति है, और अनुच्छेद 52 में आपको भारत के राष्ट्रपति की बात कहा गया है। तो ये चारों अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे, अनुच्छेद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष को निर्वाचित कौन करता है, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। भारत की जनता, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्य और ऑप्शन डी विधानसभा के सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही चुना जाता है, और विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और भारत की जनता विधानसभा में विधायक को और लोकसभा में सांसद को चुनकर भेजता है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1954 में और ऑप्शन डी 1955 में। तो लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी 1952 में लोकसभा का प्रथम गठन हुआ था। 1950 की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, और 1954 की बात करें तो 1954 से भारत रत्न दिया जाता है, और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया, और सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और उन्हीं के याद में शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी की बात करें तो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेवी मावलंकर, ऑप्शन बी अनंत संयम आयंगर, ऑप्शन सी बलदेव सिंह और ऑप्शन डी आकाश सिंह बादल। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और ऑप्शन सी की बात करें तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 5 वर्ष होता है लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, इस क्वेश्चन को बिहार दरोगा के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, फिर आपको यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन ए श्री अनंत सैनम आयंगर, ऑप्शन बी के बिड़ला, ऑप्शन सी जेवी मालंकर और ऑप्शन सी गणेश सत्यार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री अनंत सैनम आयंगर, जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और जेवी मालंकर की बात करें तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर
14 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की बात कही गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। तो धन विधेयक की बात आपको ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में कहा गया है। वही अनुच्छेद 108 की बात करें तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात अनुच्छेद 110 में कहा गया है। और अनुच्छेद 111 की बात करें तो राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति, राष्ट्रपति के विधेयक पर अनुमति की बात अनुच्छेद 112 में कहा गया है। और 111 में 112 की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात अनुच्छेद 112 में कहा गया है। तो ये चारों जो अनुच्छेद है अपने आप में काफ़ी अच्छे अनुच्छेद है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आप इसे जरूर नोट कर लेंगे नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 15 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष और ऑप्शन डी 70 वर्ष। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात कहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 65 वर्ष की आयु में वह अपने सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और वही 62 वर्ष के आयु में हाई कोर्ट के यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रिटायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? उच्च न्यायालय के, यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया जो मैं अभी पहले डिस्कशन किया हूँ। तो ऑप्शन ए कह रहा है 62 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष और ऑप्शन डी 70 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 62 वर्ष की आयु में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत में 25 गो उच्च न्यायालय है, 25वां उच्च न्यायालय अमरावती में बना है। क्वेश्चन नंबर 17 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1916 में और ऑप्शन डी 1921 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको ऑप्शन सी 1916 में किया गया था। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछेगा तो 1917 होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। और साइंस कॉलेज की स्थापना पटना में पूछेगा तो 1927 में हुआ था। 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी की बात करें तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, जो अली मुस्लियार के द्वारा मोपला विद्रोह केरल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसका है, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी संसद को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संसद को यह अधिकार है। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में संसद की बात कही गई है। राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, और प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में, और उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में है, और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में। मैंने इस बात को कितना बार बोला है आपको याद हो ही जानी चाहिए। अभी तक जो भी स्टूडेंट अच्छे से अगर वीडियो को सुनते होंगे उनको ये सारे अनुच्छेद अच्छे से याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया है? राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया है? ऑप्शन ए कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन बी रामकृष्ण हेगड़े, ऑप्शन सी राम शुभम सिंह और ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो किसे चुना गया है इस बात को पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि राज्यसभा की बात कर रहा है तो कमला त्रिपाठी को चुना गया है विपक्ष के दल के नेता सर्वप्रथम। यह क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। नीलम संजीव जो रेड्डी हैं वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 20 लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया है? यहाँ पर लोकसभा है, वहाँ पे राज्यसभा था। तो
तो ऑप्शन ए कृष्ण राम मूर्ति, ऑप्शन बी नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी राम शुभम सिंह और ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। तो लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता आपको ऑप्शन सी राम शुभम सिंह को चुना गया था और राज्यसभा में कमला त्रिपाठी को चुना गया था विपक्ष का नेता। तो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत से स्टूडेंट इसे गलत करके आते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 21, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक जो है सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक आपको ऑप्शन बी सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक की बात अनुच्छेद 110 में कहा गया है और ही राज्यसभा की बात कहें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 22, कोई धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? कोई धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति और वित्त मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा की बात अनुच्छेद 93 में है और राष्ट्रपति की शपथ की बात अनुच्छेद 60 में है। भारत के वित्त मंत्री की बात करें तो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो कि दूसरी बार भारत के वित्त मंत्री बनी है और प्रथम महिला वित्त मंत्री बनने वाली निर्मला सीतारमण ही है। क्वेश्चन नंबर 23, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है या रोक सकती है? इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आपसे गलती होती है तो आपके रिजल्ट में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये सब क्वेश्चन आप कभी भी गलती ना करें, इजी समझकर हड़फड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। तो ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 2 माह और ऑप्शन डी 14 दिन। तो धन विधेयक को राज्यसभा में अपने पास अधिकतम 14 दिन रख सकता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के महानिवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? भारत के महानिवादी की नियुक्ति अनुच्छेद किस के तहत कर सकता है, इस बात को पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 68, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 105 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। तो भारत में अनुच्छेद 76 के तहत महानिवादी की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। वही अनुच्छेद 111 की बात करें तो राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति की बात अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 105 में संसद की वेतन की बात कही गई है। अनुच्छेद 68 की बात करें तो अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त की भरने की निर्वाचन की बात कहा गया अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो आप हर अनुच्छेद को अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में अनुच्छेद छूटने की संभावना नहीं रहेगी। मैं इतना अनुच्छेद का चर्चा ही कर देता हूं वीडियो में कि आपके एग्जाम में अनुच्छेद कभी भी नहीं छूटेगा। तो आप अच्छे से सुनेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी ऑप्शन ए महानिवादी, ऑप्शन बी महाअधिवक्ता, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक और ऑप्शन डी की बात करें तो उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता की बात अनुच्छेद 165 में कहा गया है और महानिवादी की बात अनुच्छेद 76 में कहा गया है। नियंत्रक लेखा परीक्षक की बात 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात किया गया है। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 26, देश में सार्वजनिक धन संरक्षक होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी महानिवादी और ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक। तो देश में सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन करता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक के द्वारा।
राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति की बात अनुच्छेद 55 में कहा गया है, और संसद की बात अनुच्छेद 79 में कहा गया है, और महान्यायवादी की बात अनुच्छेद 76 में कहा गया है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें तो उसकी बात आपको अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक कहा गया है। तो मैं अनुच्छेद को इतनी बार चर्चा करता हूं कि आपको अनुच्छेद आपके होठ पर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए आप तुरंत उसका ऑप्शन छांटिए और करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कहाँ से दी जाती है? उच्च न्यायालय के वेतन कहाँ से दी जाती है? ऑप्शन ए आरबीआई से, ऑप्शन बी सेबी से, ऑप्शन सी राज्य के संचित निधि से, ऑप्शन डी भारत सरकार के संचित निधि से। तो उच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के संचित निधि से उच्च न्यायालय का वेतन दिया जाता है। उच्च न्यायालय की बात अनुच्छेद 214 में कहा गया कि भारत में एक उच्च न्यायालय होगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, और सेबी की स्थापना आपको 1988 में हुआ था, और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। भारत सरकार के संचित निधि से आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की कुल कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 34। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश हैं, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 34 है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 62 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 66 वर्ष, और ऑप्शन डी 6 वर्ष या 66 वर्ष। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष, जो भी आयु पहले पूछेगा उनका कार्यकाल उतना ही दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस लोकसभा के अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया था? कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष थे जिसके विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ऑप्शन ए जेबी मालंकर, ऑप्शन सी रामकृष्ण हेगड़े, ऑप्शन सी एएमसी वाल्गी योगी, और ऑप्शन डी पीएन संगमा। तो किसके विरोध में लाया गया था? इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जेबी मालंकर के लोकसभा अध्यक्षता में सर्वप्रथम विरोध लाया गया था अविश्वास का। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की ज़्यादा संभावना भी है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो मैं अभी इसका चर्चा भी किया हूं और फिर आपको मैं चर्चा कर भी दे रहा हूं। तो वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी 21। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या आपको 25 है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार से पूछा जाएगा तो गुवाहाटी है, और सबसे ज़्यादा बेंचों की संख्या से पूछा जाएगा तो आपको इलाहाबाद है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे, बिहार के एग्जाम के दृष्टि से यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? कोलकाता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1874 में, ऑप्शन बी 1880 में, और ऑप्शन सी 1862 में, और ऑप्शन डी 1884 में। तो कब किया गया था इस बात को पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मतलब प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इस बात को पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में है। तो मैंने कितनी बार राज्यपाल की चर्चा आपके साथ किया हूँ वीडियो में, आज मैं फिर इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 155 में, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद
154 में, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 53 में और ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 156 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो मैं राज्यपाल का कुछ आपको अनुच्छेद बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट वह होगा। तो 153 आपको पता ही चल गया। 154 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात अनुच्छेद 154 में है। 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है। 156 की बात करें तो राज्यपाल की पदावधि की बात की गई है। और 157 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हताएं यानी शर्त कौन सी होनी चाहिए, इस बात को कहा गया है। अनुच्छेद 158 की बात करें तो राज्यपाल के पद के लिए शर्त माने कौन सी शर्त होना चाहिए राज्यपाल के पद के लिए, इस बात को अनुच्छेद 158 में कहा गया है। और अनुच्छेद 159 में जो कहा गया है, राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। तो मैंने जो भी अनुच्छेद आपको 8 को बताया है, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अनुच्छेद नहीं याद रखते हैं वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी महान्यायवादी और ऑप्शन डी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी महान्यायवादी। महान्यायवादी की बात अनुच्छेद 76 में है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसकी बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 35, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इस बात को पूछा गया है उच्च न्यायालय की। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आपको ऑप्शन डी राष्ट्रपति करता है। ये नहीं कि कंफ्यूजन हो के आपको राज्यपाल मारना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संसद की बात अनुच्छेद 79 में है और मंत्रिमंडल की बात अनुच्छेद 74 में है और राष्ट्रपति की महाभियोग की बात अनुच्छेद 61 में है। तो मैं सारे बार अनुच्छेद की कुछ ना कुछ चर्चा नया करता हूं, आप उसे अच्छे से याद और नोट जरूर करेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो मेरे बातों को आप याद कीजिएगा कि मैंने कितनी बार अनुच्छेद की चर्चा किया हूँ और कितना बार बोला कि आप याद करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 36, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? उच्च न्यायालय की गठन की बात कह रहा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 325 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 216। इस बात को पूछा जा रहा है। तो उच्च न्यायालय की गठन की बात ऑप्शन बी अनुच्छेद 214 में। मैं खुद कुछ ही देर पहले इसकी चर्चा भी किया था। अनुच्छेद 124 की बात करें तो अनुच्छेद 124 में शपथ का प्रतिज्ञा की बात कहा गया है। अनुच्छेद 124 में भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी भी बात कहा गया है। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना के और गठन का भी बात कहा गया है। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से क्लाउज में दिया गया है 1 2 3 करके आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 325 की बात करें तो अनुच्छेद 325 जो निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 216 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 216 में आपको उच्च न्यायालय का गठन का बात कहा गया है। उच्च न्यायालय की गठन की बात अनुच्छेद 216 में कही गई है। तो यहाँ उच्च न्यायालय के गठन के अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इस क्वेश्चन के पूछा गया था। तो अनुच्छेद 214 इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आज के सेशन समाप्त हुआ और इसमें चारों ऑप्शन के काफ़ी डीपली डिस्कशन किया गया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा और होता भी होगा। जो भी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी किए होंगे और मेरा वीडियो हमेशा देखते होंगे, वीडियो को स्किप नहीं करते होंगे, तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। तो आप वीडियो को कभी भी स्किप न करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। फिर मिल रहे हैं कुछ देर के बाद आपको बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।